अरे आपके मल्टीनेशनल में सारे जॉब अंग्रेजी में कर रहे हैं, सारे आईआईटीज अंग्रेजी में, सब आईआईएम्स अंग्रेजी में, और आप भाषा दिवस मनाओगे, उससे क्या होगा? है ना? वो बच्चे तो सब जो पेरेंट्स हैं वो कहेंगे बच्चे अंग्रेजी पढ़ो, आगे बढ़ना है तो अंग्रेजी पढ़ो, क्योंकि हमने नीति ऐसे बना दी है ना। ये फंड कौन कर रहा है? आईआईटी को कौन फंड करता है? हमको कौन फंड करता है? भारत सरकार कर रही है ना। तो सरकार की नीति से चली आ रही। तो क्या हो रहा है? भारत में घटती भाषा प्रवीणता। भारत की मैं लोगों की भाषा देखता हूँ, कुछ वेबसाइट्स भी मेरे पास है, मैं चलाता हूँ, उसमें लोग जिस तरह से भाषा में अपने कमेंट्स डालते हैं, तो अंग्रेजी भी उटपटांग है और अपनी भारतीय भाषाएं भी उटपटांग है। अधिकतर लोगों की भाषा जो प्रवीणता है वो चली जा रही है। लोगों को किसी भी भाषा में बोलना नहीं आता है। They can neither speak in English nor can they speak well in Hindi or Kannada or Telugu or Tamil. So what is happening is we are creating a whole generation of people who are linguistically and therefore also intellectually at some point crippled. Because language creates an intellect, you know. High. That's why all cultures have this notion of high language and low language. Everybody aspired to go to a high language. हमारे यहाँ संस्कृत होती थी भाषा, हाई लैंग्वेज का मतलब कि लोगों की इच्छा होती थी कि हम संस्कृत जाने, संस्कृत की ओर बढ़े। और भारत में क्योंकि हाई लैंग्वेज अंग्रेजी हो गई है और लो लैंग्वेजेस हमारी भाषाएं हो गई, तो इसलिए हम कहते हैं कि अंग्रेजी के शब्द अगर घुसाए बोलते हुए तो हमारा हमको बहुत अच्छा ऊंचा माना जाएगा, इसलिए वो बढ़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि भारतीय अपनी सांस्कृतिक क्षमता को खो रहा है। सत्य ये है कि अगर पूरा आप साउथ ईस्ट एशिया देखें, वो पूरा का पूरा भारत के प्रभाव में था। ये अभी भी भाषा मलय को देखें, मलेशिया की भाषा, उसका नाम भाषा है, वो भाषा तो संस्कृत का शब्द है। तो ये सब भाषाएं आप कंबोडिया की देखें, आप वियतनाम की भाषा, कंबोडिया की भाषा देखिए, ये सब संस्कृत पे आधारित है या संस्कृत से काफ़ी शब्द इन्होंने लिए हुए हैं। थाई भाषा के भी बहुत शब्द लिए हुए हैं। तो ये सब भाषाएं संस्कृत पे आधारित है, ये अपनी भाषा में विज्ञान पढ़ रही हैं, और हम अपनी सांस्कृतिक विरासत जो हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस था बहुत बड़ा, उसको हम खो रहे हैं, क्योंकि हम खुद अपनी अंग्रेजी बाद में पढ़े हुए हैं। तो हमको कौन देखेगा? अगर अंग्रेजी सीखने तो हमारे पास थोड़ी आएंगे, फिर वो सीधा सोर्स के पास जाएंगे। तो आगे चलिए। अच्छा, तो फाइनली आई हैव अ सेट ऑफ पॉलिसी रिकमेंडेशन for people who had a hard time reading Hindi. I have the last section in English, policy recommendation. So अभी तक हम समस्या क्या है उसके बारे में बात करते रहे, है ना। भारत में कभी कभी ऐसा होता है कि समस्याओं के बारे में हम बहुत बात करते हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है उसके बारे में कम बात करते हैं, है ना। तो इसके आई हैव पुट इन माय बुक, आई होप यू गाइस हैव सीन द बुक। ये पुस्तक है इंग्लिश मीडियम में। यहाँ पे कुछ आई थिंक सिर्फ 5-6 कॉपीज़ हैं, अगर आप किसी ने खरीदनी हो तो आप खरीद सकते हो। तो उसमें मैंने पूरी की पूरी पॉलिसी रिकमेंडेशंस बनाई हैं कि क्या नीति होनी, भाषा नीति पूरी क्या होनी चाहिए, एक नई सोच उसमें। और उसमें मैंने जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन संघ है, उसका मॉडल अपनाया है। तो यूरोपियन संघ का क्या मॉडल है? यूरोप की 24 ऑफिशियल भाषाएं हैं। यूरोप में 24 ऑफिशियल भाषाएं हैं यूरोपियन संघ की। यूरोपियन संघ में कोई भी कानून बनता है या कोई भी उनकी वेबसाइट है तो सब 24 भाषाओं में वो उपलब्ध होती है। ऑल कम्युनिकेशन, ऑल पब्लिक कम्युनिकेशन इज इन 24 लैंग्वेजेस, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। तो आप यूरोपियन संघ को अगर आप कोई चिट्ठी लिखें तो आप 24 में से किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। और यूरोपियन संघ अगर कोई आपको वेबसाइट बनाएगा या कोई आपको वो भेजेगा तो वो 24 की 24 भाषाओं में उपलब्ध होगा। सेम थिंग इन द यूरोपियन लॉ कोर्ट्स, you can put your case in any of the 24 languages. All 24 languages are equal in the European Union. So this is the policy. अच्छा, तो लोग कहते हैं यूरोप तो कॉन्टिनेंट है, हम तो देश है, इसके ये कैसे चलेगा? सत्य ये है कि हम यूरोप से 1.5 गुना बड़े हैं जनसंख्या में। पूरा यूरोप अगर एक देश हो उससे भी हम 1.5 गुना बड़े हैं। हाँ, तो हमारी नीति भी व्यापक होनी चाहिए। हाँ, और हम बहुत बड़े भी हैं और हम बहुत डाइवर्स रहे हैं, है ना।
तो हमको सब भाषाओं का, सब भारतीय भाषाओं का सम्मान होना चाहिए, और उसी से ही हमारा मानव संसाधन, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसी से ही बढ़ेगा। जो कोई तमिलनाडु में बच्चा है, गांव में जाता है, या कर्नाटक के छोटे से गांव से बच्चा आ रहा है, उसको पूरी सुविधा होनी चाहिए कि वो अपनी भाषा में डॉक्टर बन पाए। अधिकतर 90% लोग अपने ही उसमें स्टेट में रहेंगे। वो बात भी जो अपने पेशेंट से करेंगे वो कन्नड़ में या तमिल में ही करेंगे, तो उनको डॉक्टर बनने में हम क्यों रोक रहे हैं तमिल में या कन्नड़ में? तो उनको पूरी सुविधा होनी चाहिए। अंग्रेजी में कोई करना चाहता है उसको भी सुविधा हो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी को हटाओ, मैं कह रहा हूँ कि इक्वल अपॉर्चुनिटी। मज़ेदार बात है, इस देश में इतनी इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात में करते हैं, कास्ट के बारे में इतनी किताबें हमने लिखी हैं, गणना भी नहीं कर सकते हमने कितनी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे किताबें लिखी हैं। और मज़ेदार बात है कि मैंने ये कुछ आई थिंक 6 या 7 साल पहले इंग्लिश क्लास सिस्टम करके पेपर छापा था, एकेडमिक पेपर, और अभी तक मुझे कोई इंग्लिश क्लास सिस्टम के ऊपर पेपर नहीं नज़र आता कि जो इंग्लिश बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में, उसके बारे में कोई स्टडी नहीं नज़र आती। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें बताया था कि कास्ट को पढ़ो, है ना, तो हम वही पढ़ते जा रहे हैं। अंग्रेज़ थोड़ी हमें बोलेंगे इंग्लिश बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को पढ़ो, वो तो उन्होंने नहीं बनाई है। तो जो उन्होंने हमको जो पट्टी पढ़ा के बोला कि इसको पढ़ते जाओ, उसको हम पढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे सब बुद्धिजीवी है, कोई बुद्धिजीवी को ये नहीं सोचा कि इंग्लिश बेस्ड का जो क्लास सिस्टम हमने बनाया है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, सोशल सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, एक्सेंट के ऊपर कर रहे हैं कि आपकी अंग्रेज़ी कितनी, क्या एक्सेंट में बोल रहे हो, आप कॉन्वेंट स्कूल अंग्रेज़ी बोल रहे हो या कुछ कम बोल रहे हो या नहीं आती तो आपको अनपढ़ माना जाए। ये जो सारी क्लास डिस्टिंक्शन है, इसके बारे में कोई स्टडी नहीं है। तो ये भी हमको दिखाता है कि हम उसी पट्टी पर चढ़ रहे हैं जो पट्टी हमें सिखाई थी और जो पढ़ाई गई थी, उससे हम उतरे नहीं हैं। तो पॉलिसी रिकमेंडेशन है कि हम यूरोपियन यूनियन मॉडल को अपनाएं, equal access, broad-based access to professional education in all Indian languages without linguistic discrimination, or what I call linguistic apartheid. In India we have linguistic apartheid. Just like in the apartheid system we had a very small percentage of people that had access to all the resources. In India we have a linguistic apartheid system that we have to dismantle. तो और मैं अंग्रेज़ी के खिलाफ नहीं हूँ। अंग्रेज़ी को आप द्वितीय या तृतीय भाषा की तरह पढ़ाए, थोड़ी अंग्रेज़ी जानना अच्छी बात है। लोग अगर भारत से बाहर जाए तो चाहे सब लोगों को टूटी फूटी अंग्रेज़ी आती है। फ्रांस में भी लोग टूटी फूटी बोलेंगे, आप इसमें चले जाओगे, पोलैंड में मैं था अभी, तो टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोलते हैं थोड़ी बहुत, और वो भी कुछ ही लोगों को आती है ना। तो ठीक है, हम भी टूटी फूटी सीख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, अच्छी भी सीख सकते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन माध्यम बदलना, भाषा सीखना और माध्यम बदलना दो अलग अलग चीज़ें। When we change the medium, we have no ground to stand on. अपना हमारे पास कुछ बचता नहीं है। अगर हमारी अपने माध्यम अपना है तो हम 10 भाषाएं सीखें, अंग्रेजी क्यों, चीनी भी सीखें, जापानी भी सीखें। हम बीपीओ सिर्फ यूएस और यूके के क्यों कर रहे हैं? बीपीओ जापान के लिए करो ना, जापान की इतनी समृद्ध वो है। चाइना बीपीओ कर रहा है आजकल, चाइना इज डूइंग अ बिग बीपीओ एफर्ट फॉर जापानीज पीपल, बट वी आर नॉट, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि बस इतनी हमारी सीमित दृष्टि है कि जो 2 अंग्रेजी वाले देश हैं उन्हीं के गुलाम बने रहो तो हमारा रोजी रोटी चलती रहेगी, है ना। ये हमारी मान्यता हो गई है। चलो आगे चलिए। तो फिर कैसे चलेगा कि मेरे को लोग कहते हैं कि वोकैबुलरी नहीं है हमारे पास साइंस में, है ना, इतनी सारी टेक्निकल टर्म्स है, कैसे होगा। तो एक मेरा मित्र है विराट, उसने अभी एक आर्टिकल लिखा, इकोनॉमिस्ट है वो, नॉर्वे में है। उसने कहा कि जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आज बात हो रही है, हमारी मैनिफेस्टो में भी सरकार की है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब रोड्स और पोर्ट्स और इसको डेवलप करना, लेकिन भाषा का भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। लिंग्विस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स टू बी डेवलप्ड। कोई भी भाषा अपने आप आधुनिक नहीं हुई, भाषा को आधुनिक बनाया जाता है, उसको प्रयोग से आधुनिक बनाया जाता है। जैसे हिब्रू भाषा थी, वो मृत भाषा कहते थे, डेड लैंग्वेज। हिब्रू वॉज कम्प्लीटली डेड। उसको ऐसी हालत थी कि उसको बोलते कैसे हैं शब्द, ये भी लोगों को पता नहीं था कि पूरी तरह से बोलते कैसे हैं शब्द। तो उन्होंने उस मृत भाषा को लेकर उन्होंने निर्णय लिया कि हम अपना जो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे वो हिब्रू भाषीय बनाएंगे। तो तकनीकी वोकैबुलरी उन्होंने बनाई उसके लिए,
हाँ, तो ये निर्णय से होता है। कोई भी भाषा जो आधुनिक बनाई जाती है, हाँ, उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। बुद्धिजीवी बैठे देखें क्या क्या ये शब्द है, इसका क्या अनुवाद होगा, हाँ? और उसके लिए मेरी नीतिगत सुझाव ये है कि भारत में सब लोग अपनी अपनी भाषा में सीखें, लेकिन जो तकनीकी शब्दावली है, टेक्निकल वोकैबुलरी है, वो उसके लिए हम कॉमन कमिटी बनाएं जो कि संस्कृत से तकनीकी शब्दावली को चुने। वो इसलिए क्योंकि भारतीय भाषाओं में, दक्षिण की भाषाओं में भी अभी भी तकनीकी शब्दावली संस्कृत से आती है ना। अभी हम कोई सूक्ष्म बात करेंगे धर्म की, तो हम संस्कृत की शब्दावली का प्रयोग करेंगे। हाँ, मलयालम में भी बहुत संस्कृत है, कन्नड़ में भी बहुत संस्कृत है, तमिल में भी बहुत संस्कृत है, इन सब भाषाओं, तेलुगु में बहुत संस्कृत है। ये हम भारत की कोई भी भाषा ले लो तो उसकी हमारी जो तकनीकी शब्दावली है आज भी संस्कृत से आ रही है, और जब पहले भी हमारी तकनीकी काम होता था वो संस्कृत में होता था। तो हम पूरे भारत भर में एक संस्कृत पर आधारित तकनीकी शब्दावली बनाएं, है ना। तो उसके लिए हम लोगों को, जो हमारे सब बुद्धिजीवी हैं, वैज्ञानिक हैं, उनको ला सकते हैं। और उसके दो असर होंगे। एक तो पूरे भारत में कोई वैज्ञानिक होगा, चाहे उसने तमिल में सीखा है, लेकिन वो अगर कर्नाटक में आएगा तो शब्दावली, जो तकनीकी शब्दावली है, वो सामान्य होगी। तो बाकी शब्दावली सीखने को इतनी कठिन नहीं है। हाँ, तकनीकी शब्दावली अगर आपको आए। बाकी मैंने देखा है भारत में एक भाषा से दूसरी भाषा सीखना, अगर हमारे पास अंग्रेजी बात मन में ना छाया हो तो टैक्सी ड्राइवर भी आप वहाँ पे चले जाए तमिलनाडु में, वो 4-5 भाषाएं बोल लेता है ना। वो कुछ तेलुगु भी बोल लेगा, थोड़ी सी कन्नड़ भी बोल लेगा, मलयालम बोल लेगा, हिंदी तो बोल ही लेगा। हाँ, तमिलनाडु में भी मैं जगह जगह भारत में गया हूँ तो सब लोग पकड़ लेते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बहुत आसानी से भाषा सीखी जाती है। तो उसमें क्या होगा कि तकनीकी शब्दावली होगी तो हमारी आपस में परस्पर। और दूसरी बात मजेदार है कि जो अंग्रेजी वाले मुझे लोग बोलते हैं कि अरे हमारी लिंक लैंग्वेज क्या होगी, अंग्रेजी के बिना, अंग्रेजी हमारी लिंक लैंग्वेज है, वो चली जाएगी तो सब देश टूट जाएगा ऐसे। अरे भाई, जब अंग्रेज नहीं थे तो हज़ारों साल से हम आपस में बात नहीं करते थे क्या? अंग्रेजों के बाद ही हमने बात करनी शुरू की, तो हज़ारों साल से बात करते हैं। एक छोटा सा लड़का था, उसका नाम था आदि शंकराचार्य, वो केरला के गांव से शुरू किया, पैदल चलना शुरू किया, वो कहाँ पहुँचा, वो 4 उसने मठ बनाए, कश्मीर तक पहुँच गया, अब पूरे भारत का भ्रमण किया। इतने विद्वानों से उन्होंने वो वाद विवाद किया, मठ बनाए, कहीं रहते होंगे, सोते होंगे, खाते होंगे, लोगों से बातचीत करते होंगे, वो बिना भाषा के बातचीत करते रहे। तो और ये सिर्फ शंकराचार्य नहीं, हमारी 4 धाम यात्रा कब से चली आ रही है। अब पूरे भारतवासी पूरे देश में घूमते रहे। अभी तक मैंने किसी पुराने ग्रंथ में ये नहीं पढ़ा कि लिंक लैंग्वेज की बड़ी परेशानी है भारत में। अभी तक कहीं नहीं मैंने देखा। पूरी महाभारत युद्ध हो गई, उसमें भी उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि लोग आपस में बात नहीं कर पा रहे थे। कुछ असम से आ रहे थे, कुछ गांधार से आ रहे थे, किसी को ये परेशानी नहीं होती थी कि आपस में कैसे बातचीत करें, है ना। तो ये हमारे लिए इन्होंने इजाद किया है, हमारी प्रॉब्लम्स भी इन्होंने इजाद किए हैं हमारे लिए। उसके बाद सोल्यूशन ताकि ये दे पाए हमारे को, हाँ, सिखा पाए कि क्या इसका सोल्यूशन है। तो ये कोई लिंक लैंग्वेज की समस्या नहीं, ये बनाई गई समस्या है। अगर हम सब भारतीय भाषाओं में पढ़ेंगे तो आपस में बातचीत करने में कोई परेशानी नहीं होगी, अपने आप ही एक कॉमन लिंग्वा फ्रैंका, कॉमन डायलेक्ट हम बातचीत में निकलता रहेगा। और जैसे हिंदी काफ़ी प्रचलित है, बहुत लोग जानते हैं, लेकिन संस्कृत हमारी वाकई में संस्कृत हमारी आध्यात्मिक और जो वैज्ञानिक शब्दावली संस्कृत से आती है। और उसी को, और उसका ये भी एक और बेनिफिट होगा कि साउथ ईस्ट एशिया की पूरी संस्कृति है, उससे हम वापस जुड़ेंगे। अभी मुझे पता लगा कि इंडोनेशिया और मलेशिया ने एक कमेटी बिठाई है ताकि वो आपस में वैज्ञानिक अपनी शब्दावली को कोऑर्डिनेट कर पाए, हाँ, क्योंकि वो दोनों भाषाएं मिलती जुलती हैं ना। तो अगर भारत में अपनी संस्कृत शब्दावली होगी तो हम इन सब देशों को आमंत्रित कर सकते हैं, हाँ, फिर अपने जो हमारे इतने पुराने संबंध रहे हैं इनसे, वो वापस में जुड़ेंगे, वापस वो देखेंगे, हाँ, भारत फिर से जो विश्व गुरु का स्थान प्राप्त कर रहा है। कभी अंग्रेजी में हम विश्व गुरु का स्थान नहीं प्राप्त कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आगे चलिए। तो यूरोपियन यूनियन का टेम्पलेट मैंने बोला, हाँ, ठीक है, आगे चलिए। ऐसे ही इंडियन यूनियन, जैसे यूरोपियन यूनियन है, इंडियन यूनियन होना चाहिए, सब भाषाओं का सम्मान होना चाहिए,
उसी से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलिए। और दूसरा मेरा एक सुझाव है जो थोड़ा सा आगे चलिए। इसमें क्या है कि क्रिएटिंग इंडियन लैंग्वेज प्रोफेशनल एजुकेशन मैंने बोला, और उसमें दूसरा मेरा सुझाव है कि अगर अंग्रेजी माध्यम में भी कोई पढ़े, जैसे कि कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, हमने संस्कृत तकनीक की शब्दावली तो बना दी, लेकिन इंग्लिश मीडियम people should also learn that same terminology, so it should be parenthesized। इंग्लिश की किताब में उनको भी संस्कृत जो शब्द है वो पता होने चाहिए। ऐसे ही जो अपनी भारतीय भाषा में पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, तो उसको अंग्रेजी का शब्द भी पता होना चाहिए, है ना। तो वो दोनों शब्द उनको दोनों को ज्ञात होने चाहिए, ताकि वो भारत में भी पूरा परस्पर संवाद कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संवाद कर पाए, ना। तो दोनों शब्द उनको आने चाहिए। तो और हम पूरी भाषाओं को से मिल सकते हैं, जो नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, ये सब हमारी ओर देखेंगे। आज हम ये शुरू करते हैं, बांग्लादेश वाले हमारे पास आएंगे, हमने बड़ा बढ़िया काम किया, हम भी चाह रहे थे ऐसा कोई काम करें, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी भाषा में, है ना। तो आगे चलिए, इसको छोड़ दीजिए, डिटेल्स वहाँ पे है, आप पढ़ सकते हैं स्लाइड डेक में। अच्छा, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, लिपि के बारे में। तो लिपि और भाषा दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अभी मुझे आप बोल रहे थे शायद कि कोंकणी भाषा कन्नड़ लिपि में लिखी जाती है कर्नाटक में, हाँ। तो भाषा संस्कृत भी कन्नड़ लिपि में लिख सकते हैं लोग, हाँ। अलग अलग लिपि में एक ही भाषा लिखी जाती है। तो लिपियाँ हमारी कैसे बनी, अलग अलग कैसे बनी? दो कारणों के कारण बनी। अधिकतर ये तकनीकी कारणों के कारण अलग अलग लिपि बनी, कुछ ये राजनीतिक कारण और कुछ तकनीकी का, टेक्निकल एंड पॉलिटिकल रीजंस, द स्क्रिप्ट्स इवॉल्व। वैसे काफ़ी सारी हमारी ये लिपियाँ ब्राह्मी या ग्रंथी स्क्रिप्ट से आई हुई हैं, तमिल लिपि भी उसी से आई है। सो ऑल ऑफ आवर स्क्रिप्ट्स हैव अ कॉमन सोर्स, दे ऑल इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट एंड दे चेंज बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस। फॉर इंस्टेंस, when you are writing on a palm leaf manuscript, if you wrote a straight line, you would cut the manuscript. So you created characters that were circular. So a lot of the South Indian languages are more circular characters. So कई स्टोन के ऊपर कार्विंग कर रहे हैं, तो जिस तरह से सुविधा होगी, सीधी खींचनी ज़्यादा आसान है, तो उस तरह से लिपि बनती गई। तो अगर हम एक लिपि की ओर जाएंगे, स्क्रिप्ट यूनिफिकेशन की ओर जाएंगे, तो यूरोप में भी, अधिकतर यूरोप में लैटिन लिपि का इस्तेमाल होता है, हाँ। कुछ में थोड़ी सिरिलिक या ग्रीक या ये भी लिपियाँ हैं, लेकिन अधिकतर लैटिन लिपि इस्तेमाल होती है। लैटिन की वेरिएशंस है वैसे, जैसे जर्मन की अपनी वेरिएशन है, इटालियन की अपनी वेरिएशन है, फ्रेंच की, पूरी समान नहीं है लेकिन लगभग समान है। तो हम भी अगर एक लिपि की ओर जाएंगे तो इससे जो पूरा भारत है ये पास आएगा, लेकिन इस लिपि को हमको फोर्स से नहीं लागू करना चाहिए। वी शुड नॉट फोर्स पीपल टू गो टू अ कॉमन स्क्रिप्ट, वी शुड क्रिएट एन ऑप्शन, वी शुड क्रिएट अ मूव टुवर्ड्स द कॉमन स्क्रिप्ट एंड मेक इट ग्रेजुअल रादर देन फोर्स्ड। हाँ, अगर आप किसी को ज़बरदस्ती कहोगे अपनी लिपि छोड़ो, तो लोग कहेंगे नहीं, ये तो बहुत अन्याय हो रहा है। हम क्या करें कि और ऊपर होने क्या वाला है कि लगभग 10-15 सालों में ई बुक्स, जो प्रिंटेड बुक्स हैं, उससे अधिक हो जाएंगी, हाँ। जैसे डिजिटल कैमरा जब आए तो फिल्म फिर गायब हो गई, हाँ। 10-15 साल लगे और अब फिल्म का कैमरा आपको दिखेगा नहीं, सब डिजिटल हो गए। किताबों में भी यही होने जा रहा है। 10-15 सालों में आपको जो पेपर है, अच्छा, पेड़ों को काट के इस पर छाप के इंक से करते हैं, ये तो बड़ी पुरानी चीज़ है, हाँ। तो लोग ये नहीं करेंगे। तो जब ई बुक्स पे जाएंगे तो लिपि वैसे भी बहुत आसान हो जाएगी, हाँ। तो उसको किसी भी आप लिपि में एक बटन दबा के बदल सकते हैं, क्योंकि भारत की सब लिपियाँ लगभग समान ही हैं। उनके लिखने का स्टाइल थोड़ा सा अलग हो, लेकिन सब वर्णमाला पे आधारित है, सब ग पे आधारित है। तमिल में थोड़ा सा फ़र्क है, उसमें एस्पिरेटेड साउंड नहीं है, लेकिन तमिल का भी स्ट्रक्चर मोर और लेस सिमिलर है, मिलता जुलता है, हाँ। लेकिन उसमें भी वर्णमाला पे आधारित है, बल्कि थाई लिपि और सिन्हेलीज श्रीलंका की, वो सब उसी पे आधारित है। और पाणिनि ने वर्णमाला को अपनी ग्रामर में डिफाइन किया हुआ है, वहाँ से आ रही है। तो इसके कई ऑप्शंस हैं एक्चुअली। कॉमन लिपि कौन सी लें? देवनागरी को ले सकते हैं। लगभग 10 भाषाएं आज भारत में देवनागरी में लिखी जाती हैं, हाँ। तो उसको हम आगे ले जा सकते हैं। अगर उसमें अगर पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो तो हम एक कोई पुरानी लिपि चुन सकते हैं, जैसे ब्राह्मी या ग्रंथी, या हम एक नई लिपि बना सकते हैं। एक IIT चेन्नई में प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर श्रीनिवास हैं, उनसे मेरी बातचीत चल रही है, और वो उन्होंने बहुत काम किया है एक कंप्यूटर फ्रेंडली लिपि के लिए,
जो कि पूरी भारत के जितनी भी लिपियाँ हैं उनके सब जो साउंड्स हैं उनको ले लेती है। तो वो उसमें कंप्यूटर हैंड रिटन रिकग्निशन बहुत आसान है उस लिपि में, तो उसकी ओर जा सकते हैं। तो ये हम मंथन करेंगे, इसके ऊपर विचार करेंगे, सब बुद्धिजीवी आएंगे तो ये किया जा सकता है काम। आगे चलिए। तो ऐसे ही सरकारी जो सब पब्लिकेशंस हैं, भारत सरकार वैसे कहती तो है हिंदी या 2 भाषा में करनी है, या कर्नाटक में भी कभी आपको कन्नड़ मिल जाएगी, लेकिन अगर आप उस हिंदी को या कन्नड़ को पढ़ेंगे तो आधी वो वेब के ऊपर समझ नहीं आएगी, क्योंकि वही उन्होंने ट्रांसलेट सिस्टम जो सीसैट में इस्तेमाल कर रहे हैं वही प्रयोग इसमें भी कर रहे हैं। तो वो उठपटांग सी वेबसाइट्स बना रखी है, तो ये सब बदलने की आवश्यकता है। चलिए। और तीसरा फाइनली प्राइवेट सेक्टर। आपको ये अचरज होगा, अभी चाइना ने हाल ही में वॉलमार्ट पे फाइन लगाया। क्यों फाइन लगाया? वो इसलिए फाइन लगाया क्योंकि वॉलमार्ट कोई वस्तु बेच रहा था, कोई प्रोडक्ट बेच रहा था, जिसमें जो लेबल था वो चाइनीज़ में थोड़ा सा छोटा था अंग्रेज़ी के तुलना में। तो उनका चाइनीज़ के अक्षर थोड़े से अंग्रेज़ी से छोटे थे, तो वॉलमार्ट पे फाइन लग गया। हाँ, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है, चाइनीज़ कानून के खिलाफ है। मैं भारत में देखता हूँ तो यहाँ कोई दिखता ही नहीं है कन्नड़ में लेबल या हिंदी के अंदर लेबल हो, तो केवल अंग्रेजी में चल रहा है। और हम इसको कैसे मानते चले जा रहे हैं? अगर 90% लोग उसको पढ़ भी नहीं पा रहे हैं कि आपने क्या लिखा है उस पर, तो कितना अन्याय कर रहे हैं। कोई आप मेडिसिन बेच रहे हो और उसके ऊपर आपने अच्छी तरह से लिखा नहीं हुआ अपनी भारत की भाषा में, और आप उसको अंग्रेज़ी में चलाए चल रहे हो, यही मानसिकता लेके कि भी अंग्रेज़ी से ही ठीक चलेगा। तो ये लोगों ने कानून बनाए हुए हैं। ये और देशों में भी हो सकता है। देशों के बड़े सख्त कानून है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। फ्रांस में कानून है कि अगर आप कोई भी फ्रांस में सॉफ्टवेयर बेचोगे तो आपको उसका मैनुअल फ्रेंच लैंग्वेज में देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो तो आप वो सॉफ्टवेयर फ्रांस में नहीं बेच सकते हो। और हमने तो मान लिया है कि भाई सबको अंग्रेज़ी से 100 करोड़ लोगों को अंग्रेज़ी सिखानी चाहिए, कितना आसान काम है, वो करो। लेकिन हम ये नहीं कहते कि आप मैनुअल भारतीय भाषाओं में दो, तो वो बड़ा कठिन लगता है। तो आगे चलिए। और ऐसे ही जो हमारे जो लोक भाषाएं हैं, डायलेक्ट्स हैं या भाषाएं हैं, उनको भी अस्तित्व मिलना चाहिए। कोई बच्चा है गांव से आ रहा है, वो जब स्कूल में जाता है तो उसको लगना चाहिए कि जो मेरे घर की भाषा है उसका सम्मान है। उसको स्कूल में ये नहीं लगना चाहिए कि मैं किस अजायब घर में आ गया हूँ जो कि आज की स्थिति यही है कि वो स्कूल में जाता है कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, है ना। तो उस बच्चे को लगना चाहिए कि जो मैं घर में जो बोल रहा हूँ उसी से आगे मैं आगे बढ़ूँ। तो उसको धीरे धीरे जो राज्य की भाषा है उसकी ओर ले जाया जा सकता है, लेकिन अब जो उसकी लोक भाषा है जिसमें वो बोलता है उसका सम्मान होना चाहिए। चलिए अच्छा, अंग्रेजी के बारे में आजकल बड़ी चर्चा चल रही थी कि ये बरखा दत्त ने आर्टिकल लिखा, सिगारी का घोषणा लिखा, मैंने उनका रिस्पॉन्स भी लिखा था, उनको भेजा था कि इंग्लिश तो इंडियन भाषा है, अरे आप इंग्लिश को इंडियन क्यों नहीं बोल रहे? हाँ, इतने लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। तो मैंने उनको बोला चलो मान लेते हैं इंग्लिश इंडियन भाषा है, लेकिन केवल यही इंडियन भाषा है क्या, या और भी कोई इंडियन भाषा है? क्योंकि जिस हिसाब से आपने सिस्टम बनाया हुआ उसमें तो लगता है केवल इंग्लिश ही इंडियन भाषा है। हाँ, क्योंकि सब जगह इंग्लिश ही ऐसे चल रही है कि वही भाषा है। और दूसरा मैंने कहा कि अगर वाकई आप इंग्लिश को इंडियन बनाना चाहते हो तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम कर? इंडियन भाषाओं में क्या खासियत है? एक खासियत ये है कि फोनेटिक है, उनकी स्क्रिप्ट फोनेटिक है। हमको इंडियन इंग्लिश बनानी है तो उसको भी हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा। जैसे अमेरिकन इंग्लिश बनी तो उन्होंने स्पेलिंग्स को रैशनलाइज किया, कुछ अपना उन्होंने ऐड किया। हमको लगता है कि हम या तो अमेरिका को फॉलो करें या इंग्लैंड को फॉलो करें, अपनी कोई बनाएंगे तो क्योंकि गुलाम हैं तो कैसे कर सकते हैं, वो तो गलत हो जाएगा। जबकि हो सकता है कि हम भारत में अंग्रेज़ी बोलने वाले सबसे अधिक लोग हों, लेकिन फिर भी हमको, क्योंकि हमने मानसिकता ये है ना कि या हमको अमेरिका बताएगा कैसे स्पेल करते हैं शब्द को, या इंग्लैंड बनाएगा वो ठीक बताएगा। हाँ, हम कुछ बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। और दूसरी बात है कि दूसरी क्या खासियत है भारतीय भाषाओं की, कि सब भारतीय भाषाओं में संस्कृत शब्दावली है किसी भी भाषा को लेकर। ऑल इंडियन लैंग्वेजेस हैव संस्कृत एम्बेडेड इन देम, सो व्हाई कैन नॉट बी एम्बेडिंग संस्कृत इन इंग्लिश ऑल्सो। अभी भी मैं देखता हूँ, अभी किसी की स्पीच शायद किसी RSS शायद माननीय मोहन भागवत जी की स्पीच थी, जिन्होंने धर्म का प्रयोग किया शब्द को, और उन्होंने अंग्रेजी अखबारों ने सब उसको रिलीजन बना दिया। तो वो जो धर्म के बारे में बात करते हैं उसको रिलीजन बनाओ तो उटपटांग बात लगती है, उसका बेतुकी बात लगती है।
तो आपको धर्म लिखने में क्या आपत्ति है? सब लोगों को समझ आता है धर्म। अगर आप अंग्रेजी के अखबार में धर्म का शब्द का प्रयोग करोगे तो सबको समझ आता है, लेकिन आप उसको रिलीजन उसका अनुवाद करके उसको बेतुकी बात बना रहे हो। हाँ, ऐसे बहुत सारी संस्कृत की शब्दावली तो बड़ी सूक्ष्म है जो अंग्रेजी में नहीं पाई जाती, तो उसको हमको हूबहू अंग्रेजी में लाना चाहिए। बल्कि हमें अंग्रेजी को अगर भारतीय भाषा बनाना है तो हमको अंग्रेजी के ढांचे में संस्कृत शब्दावली पूरी की पूरी भर देनी चाहिए। हाँ? पूरी की पूरी संस्कृत शब्दावली अंग्रेजी में लेके आओ, तब अंग्रेजी को भारतीय हम बोल पाएंगे। हाँ, अभी तक अंग्रेजी भारतीय हमने नहीं बोली। और तीसरा है ट्रांसलिटरेशन। आजकल क्या हो रहा है, हम लोग लिख रहे हैं, हम क्योंकि बचपन से हमने सीखा नहीं है हिंदी में टाइप करना कंप्यूटर पे या कन्नड़ में टाइप करना कंप्यूटर पे, तो अधिकतर हम ट्रांसलिटरेशन करके लिख रहे हैं, है ना। हम रोमन स्क्रिप्ट के अंदर कन्नड़ लिख लेते हैं या हिंदी लिख लेते हैं या तमिल लिख लेते हैं। तो उसमें कठिनाई क्या होती है, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज नहीं हुई हुई ट्रांसलिटरेशन। अगर किसी ने तमिल स्क्रिप्ट में लिखा होगा या हिंदी स्क्रिप्ट में लिखा होगा तो ट्रांसलेटर से मैं उसका अनुवाद कर पाता हूँ, लेकिन अगर ट्रांसलिटरेटेड अंग्रेजी में वो स्क्रिप्ट में लिख रहा है अंग्रेजी में, तो उसका अनुवाद नहीं हो पाएगा क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। उसका स्पेल चेक नहीं हो पाएगा, है ना। वो स्पेलिंग बोलता रहेगा, ये गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, वो लाल लाल सी लाइनें डालता रहेगा क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज नहीं हुई, है ना। ये कठिनाई है क्योंकि हमने कहा कि अरे ये है कि हमारी मानसिकता क्योंकि नीचे की हो गई है, हम उसको मानते रहे कि चलो ऐसा होता है, चलो चलाते, काम चलाओ, इससे काम चलाओ। लेकिन अरे 100 करोड़ लोग क्यों काम चला रहे हैं, ये 125 करोड़ लोग क्यों काम चला रहे हैं, है ना। हमको काम चलाने की जरूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट में कोई परेशानी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट से मैंने 12 साल पहले भी ये पूछा कि आप भारतीय भाषाओं में अपना सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बना रहे। उन्होंने कहा जी भारत में डिमांड नहीं है, टर्की से तो डिमांड आती है, इजराइल से तो डिमांड आती है, भारत में डिमांड नहीं है। तो ये मल्टीनेशनल की प्रॉब्लम नहीं है, ये भारत की प्रॉब्लम है। अब भारत ने प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो अगर हमको इंडियन इंग्लिश बनानी है तो पहले बात तो इंग्लिश को वाकई भारतीय बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमको ये सब सुविधाएं, अगर ट्रांसलिटरेट करना है हमको रोमन में, तो उसको स्टैंडर्डाइज करना चाहिए, उसका स्पेल चेक होना चाहिए, उसका पूरा क्या शब्द, क्या उसके अक्षर क्या होते हैं या क्या उसके ध्वनि क्या होती है, उसको पूरा हमको विस्तार से बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड्स बहुत, भाषा के लिए स्टैंडर्डाइजेशन बहुत आवश्यक है। बाकी सब में जुगाड़ चल सकता है, काम चलता है, वो होता है, लेकिन भाषा के लिए अगर आपको उसको उच्च स्तर पर ले जाना है, उच्च कोटि की बनाना है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स की आवश्यकता होती है और वो हमको करना पड़ेगा। चलिए, तो बस इतना सा ही अब मैं प्रश्न ले लूँगा, लेकिन अंत ये करना चाहता हूँ कि ये सब किया जा सकता है। हमको लगता है ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन बहुत बड़ा काम नहीं है। ये जो टर्की का एक जो कमाल है, तो तुर्क बोलते हैं जिसने टर्की को सेक्युलर बनाया, मॉडर्न बनाया, और टर्की देख के बहुत ही आनंद आया। बच्चा वहाँ पे बहुत ही आधुनिक इस्लामिक देश है, लेकिन बहुत ही आधुनिक है। उन्होंने इस्लाम को लगभग अपने पब्लिक लाइफ से निकाल दिया टर्की ने। बहुत यूरोपियन देश की तरह लगता है वो। और उसमें बड़े, मैंने टीनेजर्स को देखा, ट्रेन में जा रहे थे, बहुत चबड़ बातें कर रहे थे, सबके पास आईफोन्स थे, गैजेट्स थे, जीन्स पहनी हुई थी, लेकिन एक भी अंग्रेजी का शब्द उनकी तुर्की में नहीं था। हाँ, एकदम सब तुर्की में बहुत तेज़ी से बोल रहे थे। तो उसमें क्या है कि कामामा, ये अतातुर्क ने एक निर्णय लिया कि मैं तुर्की में काम करूँगा। तुर्की को उन्होंने वैसे लैटिन स्क्रिप्ट में किया, और उनको कहा, उनको बोला गया कि इसके लिए तो कई 10, 15, 20 साल लगेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सिर्फ 2 दिन देता हूँ, तो मैं 2 दिन में मुझे ये काम चाहिए। और 2 दिन में तुर्की में पूरा का पूरा ये परिवर्तन आ गया। उन्होंने पूरी पॉलिसी बनाई, लोगों ने बैठा, उन्होंने कहा ऐसे करना चाहिए, और बहुत ही जल्दी उन्होंने ये परिवर्तन किया। तो सिर्फ एक आवश्यकता है, वो आवश्यकता है राजनीतिक इच्छा शक्ति। ऑल वी नीड इज पॉलिटिकल विल। If we have political will today, we can make this change. Within 5 years, we can make dramatic changes. लोग मुझे कहते हैं कि अरे स्टेटस बना हुआ है अंग्रेजी का। मैंने कहा बड़ा आसान काम है स्टेटस चेंज करने का। कल आप इसमें चले जाए, IIT चेन्नई को बोलो कि हम जितनी IIT चेन्नई में अंग्रेजी की सीट्स है, उतनी ही नई सीट्स तमिल भाषा में सिखाएंगे। IIT में एडमिशन के लिए तमिल में करना, और उतनी ही आप IIT दिल्ली में हिंदी भाषा में करेंगे। पंजाबी लोग तमिल सीखने के लिए लाइन में लग जाएंगे, अरे IIT चेन्नई में एडमिशन मिल जाएगी, तमिल सीखने में क्या प्रॉब्लम है, उस भाषा को सीख लो, है ना।
स्टेटस हम रातों रात बदल देंगे अगर हम जो स्टेटस इंस्टीट्यूट है, जिस स्टेटस कहाँ से बन रहा है, यहीं से तो बन रहा है, राइट? जो हमारे सबसे उच्च कोटि इंस्टीट्यूट है उन्हीं से स्टेटस बन रहा है। अगर उसमें हम परिवर्तन लाएंगे तो बहुत जल्दी भाषा का जो स्टेटस है वो बदल जाएगा। तो हमको राजनीतिक इच्छा